हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है उमंग और मैं नेट क्वालिफाई हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से। तो आज हम करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडियन लॉजिक। बहुत रेयरली आपको यूट्यूब पर लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक के क्वेश्चंस मिलेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च के तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक के मिलना बहुत मुश्किल है। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के एग्जाम से ही उठाए हैं। तो आप इनको पढ़ के आप तैयारी अपनी अच्छी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपने स्कोर भी लिख सकते हैं कि कितने आपने अच्छे क्वेश्चंस ठीक किए हैं। ओके, और मैं आपको इनके साथ क्वेश्चंस के साथ इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, जिसको आप पढ़कर क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, सो गेट रेडी फॉर द questions. So the first question is, what is अनुमाना in Indian logic? Indian logic में अनुमाना क्या है? ओके, आपको बताना है इंडियन लॉजिक में अनुमाना किसे कहते हैं। वर्बल टेस्टिमोनी, इन्फ्रेंस, परसेप्शन या फिर कंपैरिजन। ओके, ऑल्दो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बट यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, वर्बल टेस्टिमोनी, इन्फ्रेंस, परसेप्शन या फिर कंपैरिजन। आप कंपैरिजन कर रहे हैं, परसेप्शन आप परसेप्शन कर रहे हैं या फिर इन्फ्रेंस लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ऑलरेडी मैं इसका आंसर बोल चुकी हूँ। ओके, सो मूव टू द एक्सप्लेनेशन। सो द आंसर इज इन्फरेंस। ठीक है, अनुमाना का मतलब जो होता है वो होता है इन्फरेंस, मीन्स अनुमान लगाना। आप इन्फर कर रहे हैं, आप अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान इज वन ऑफ द 6 वैलिड, ये एक वैलिड प्रमाणा है। बहुत सारे मीन्स ऑफ नॉलेज हैं जो कि इनवैलिड भी हैं और कुछ वैलिड भी हैं, तो ये उनमें से एक है जो कि वैलिड है। ओके, इन इंडियन फिलोसफी एंड रेफर्स टू द नॉलेज ड्राइव थ्रू रीजनिंग एंड इन्फ्रेंस। आप रीजन के साथ अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा नहीं आप हवा में अनुमान लगा रहे हैं, किसी रीजन के साथ अनुमान लगा रहे हैं। ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैलेसी सव्य विचारा रेफर्स टू। एक फैलेसी होती है सव्य विचारा, वो कौन सी फैलेसी होती है आपको बताना है। अनप्रूव मिडिल टर्म, इररेलेवेंट रीजन, इनकंक्लूसिव मिडिल टर्म या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी रीजनिंग। आप वीडियो पॉज करके अपने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो मूव टू द आंसर। सो द आंसर इज इनकंक्लूसिव मिडिल टर्म। देखिए, सव्य विचारा एक फैलेसी होती है जहाँ पे हेतु मीन्स रीजन, जहाँ पे कि रीजन जो होता है वो कंसिस्टेंटली रिलेटेड टू साध्या से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इट मे नॉट अप्लाई इन ऑल केसेस, जिसे हम हर केसेस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये किसकी फैलेसी है? मिडिल टर्म की फैलेसी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी डेवलप द 5 स्टेप सिलॉजिज्म। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपने सबने पढ़ा होगा 5 स्टेप सिलॉजिज्म। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये अनुमानों में होता है, इन्फरेंस पे। इसके ऑप्शंस हैं सांख्या, न्याय, वेदांता, वैशेषिका। देखिए, ये जो इंडियन फिलॉसफी है जो डेवलप करती है 5 स्टेप सिलॉजिज्म को, वो करती है न्याय। ओके, न्याय के अंदर हमारे यहाँ क्या होता है? एक परसेप्शन, अभी हमने पढ़ा था परसेप्शन, जो क्या है? एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। कौन सा सोर्स ऑफ नॉलेज है? वैलिड। ओके, here is the explanation. The Nyaya school systematized logic in ancient India, introducing the Panchavyaya form of inference consisting of 5 systematic steps. Okay, move to the next question. The term paksha refers to, इंडियन लॉजिक में पक्षा टर्म किसको कहते हैं हम? माइनर प्रेमाइस है ये, कंक्लूजन है ये, सब्जेक्ट ऑफ इन्फ्रेंस है ये, या फिर रीजनिंग? तो आपको इसका आंसर बताना है कि द टर्म पक्षा रेफर्स टू, किसको रेफर करती है ये। यू कैन पॉज द वीडियो एट दैट टाइम और आप अपना आंसर देख सकते हैं। ओके, मूव टू द आंसर। सो द आंसर इज
सब्जेक्ट ऑफ इन्फ्रेंस, सब्जेक्ट ऑफ इन्फ्रेंस मीन्स, देखिए इन इंडियन लॉजिक पक्षा क्या है, एक सब्जेक्ट है वेयर द प्रॉपर्टी इज टू बी एस्टेब्लिश। फॉर एग्जाम्पल हिल हैज़ द फायर, पहाड़ी पर क्या है, आग लगी हुई है, तो यहाँ पर जो हिल होगा वो क्या होगा, पक्षा होगा। ओके, हिल क्या होगा, पक्षा, जहाँ पर आग लगी हुई है, तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, हिल होगा। ओके, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस की मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म व्यक्ति, द टर्म व्यक्ति क्या सिग्निफाई करती है। ओके, व्यक्ति टर्म क्या सिग्निफाई करती है, को एग्जिस्टेंस, साथ में कोई चीज़ें हैं, परसेप्शन, अनुमान लगाना, इनवेरिएबल, कॉन्कोमिटेंस, या फिर एनालॉगी है एक। सो मूव टू द आंसर। आंसर इज इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस मीन्स, देखिए व्यक्ति रेफर्स टू द यूनिवर्सल रिलेशन। व्यक्ति मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी। ओके, वेयर देयर इज अ स्मोक, वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर, कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होगी। अब हम इसको उल्टा करते हैं कि जहाँ जहाँ आग होगी वहाँ वहाँ धुआं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ जगहों पर आग लगी हुई है, भट्टी में आपने देखा होगा, जो भट्टियाँ चलती हैं, हमने ढाबे पर देखते हैं, उसमें आग जल रही होती है बट धुआं नहीं होता है। ओके, तो ये व्याप्ति क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि किसके रिलेशन को दिखाता है, मिडिल टर्म एंड द मेजर टर्म। मिडिल टर्म क्या होती है, स्मोक, मिडिल टर्म हमारी रहेगी स्मोक, और जो हमारी मेजर टर्म होगी वो होगी फायर। देखिए 3 टर्म होती हैं। ओके, एक होती है मिडिल, एक होती है मेजर, एक होती है माइनर। मिडिल में हमारी आ जाता है स्मोक, मेजर हमारी आ जाती है फायर, और माइनर हमारा आ जाता है हिल। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडियन लॉजिक व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, what is the correct sequence of 5 member syllogism। ओके, ये किसका है, ये अनुमाना का है। मैं आपको बता देती हूँ, ये अनुमाना के 5 मेंबर हैं, आपको बताना है इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ओके, फर्स्ट वन, प्रतिजना हेतु उदाहरणा उपान्याय निगमना, हेतु प्रतिजना उदाहरणा उपान्याय निगमना, या फिर उदाहरणा हेतु प्रतिजना उपान्याय निगमना, या फिर निगमना हेतु प्रतिजना उदाहरणा उपान्याय। बताइए। देखिए मैं आपको इसका याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। आप इसका एक निमोनिक बना सकते हैं, PHUUN, फून। ओके, इससे आप क्या होगा, सारे सीक्वेंस में लग जाएंगे। अब हम चेक करते हैं। ओके, P से प्रतिजना, सबसे पहले ये रहा। ओके, H हेतु, U उदाहरणा, U उपनयन, N निगमना। देखिए यहाँ पे 2 U हैं, उदाहरणा, तो उदाहरणा पहले आएगा और उपनयन बाद में आएगा। मैं आपके इनके मीनिंग भी बता देती हूँ, वेट करिए, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में है। ओके, यस, सो प्रतिजना, प्रतिजना क्या है, प्रपोजिशन है। प्रतिजना क्या है, प्रपोजिशन है। द हिल हैज़ फायर, हमें ये क्या करना है, ये एक स्टेटमेंट है, एक हाइपोथेसिस है हमारी, ठीक है, जिसको हमें प्रूव करना है, जिसको हमें प्रूव करना है कि द हिल हैज़ फायर। उसके लिए हमारे पास रीज़न क्या है, कि उस पर स्मोक है, वहाँ धुआं है। हमने रीज़न क्या लिया है, कि वहाँ पर धुआं है। ओके, उसके बाद उदाहरणा, उदाहरणा द एग्जाम्पल ऑफ वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, ये एक यूनिवर्सल उदाहरण है, हम कहते हैं इसे ये यूनिवर्सल एग्जाम्पल है। ओके, क्या है ये, यूनिवर्सल एग्जाम्पल, कि जहाँ जहाँ स्मोक, जहाँ जहाँ धुआं, वहाँ वहाँ फायर। ये हमने कहाँ देखा था, किचन में देखा था। मूव टू द नेक्स्ट वन, उपनयन। उपनयन मीन आपने जो उदाहरण लिया उसको अप्लाई कर दिया, कि हिल हैज़ ए स्मोक लाइक द किचन, किचन की तरह, तो ये हमारा उपनयन हमने अप्लाई कर दिया। और निगमना, फिर हमने एंड में कंक्लूजन निकाल लिया, फिर एंड में हमने क्या करा, कंक्लूजन निकाल लिया कि देयरफॉर द हिल हैज़ फायर, कि हिल पे क्या है, पहाड़ी पर क्या है, आग लगी हुई है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेता भवास रेफर्स टू, हेता भवास किसे कहते हैं,
हेताभास क्या है, आपको ये बताना है। व्हाट इज हेताभास? ये क्या है? प्रॉपर रीजनिंग है या फिर वैलिड इन्फ्रेंस है, फैलेसी ऑफ रीजन है या फिर एम्पेरिकल परसेप्शन है? ओके, you can pause the video at that time. Okay, move to the answer. This is fallacy of reason. Fallacy of reason means हेताभास literally means, देखिए हेताभास का मीनिंग क्या होता है? द अपीयरेंस ऑफ अ रीजन, रीजन का अपीयर होना, अ फेलेशियस और इनवैलिड रीजन दैट अपीयर्स करेक्ट बट इज नॉट। एक एक इनवैलिड रीजन जो कि शो हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। ओके, जो कि लग तो रहा है कि वो करेक्ट है लेकिन वो एक्चुअली करेक्ट नहीं है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज असिद्ध हेतु? असिद्ध हेतु, हेतु हम किसे कहते हैं? रीजन को। हेतु हम किसे बोलते हैं? रीजन को। असिद्ध हेतु, तो व्हाट इज दिस? अ रीजन दैट इज कॉन्ट्राडिक्टेड, एक रीजन जो कि कॉन्ट्राडिक्ट है एक दूसरे से। अ रीजन दैट इज नॉट एस्टैब्लिश, एक रीजन जो कि स्टैब्लिश ही नहीं हुआ है। अ रीजन दैट इज प्रूवन ट्रू, एक रीजन जिसे ट्रू प्रूव सच प्रूव कर दिया है। अ रीजन दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, एक रीजन जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। देखिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रीजन होता है वो हमारा क्या होता है? जब हम बाद में प्रूव कर देते हैं। यहाँ पर असिद्धा मतलब कोई चीज सिद्ध ही नहीं हुई है, बनी ही नहीं है, तो अ रीजन दैट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, जो बना ही नहीं है रीजन। ओके, मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। अ रीजन दैट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, एक रीजन जो कि स्टैब्लिश ही नहीं हुआ है। एन असिद्ध हेतु इज अनप्रूवन और नॉट ऑब्जर्व्ड इन द पक्षा, जिसको पक्षा में ऑब्जर्व ही नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल क्लेमिंग साउंड इज इनविजिबल, जो साउंड है वो इनविजिबल है, क्यों? बिकॉज इट इज अ कलर, क्योंकि ये कलर है, तो दिस हेतु इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डॉक्ट्राइन ऑफ सत्कर्यावदा इज एक्सेप्टेड बाय विच स्कूल? देखिए बहुत सारे स्कूल्स हैं, ठीक है, ये आपको क्या करनी है, आपको पढ़ने हैं, या आप गूगल पे भी देख सकते हैं, वरना आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। अभी तो मैंने प्रोवाइड नहीं की है इसकी वीडियो, बट आपको बहुत सारे स्कूल्स होंगे कि उन्होंने किस किस को नॉलेज को एक्सेप्ट किया है। तो इसमें न्याय, बुद्धिज्म, सांख्य या फिर चरवका। यू कैन मूव टू द आंसर। सामख्या, इन्होंने कौन सी सपोर्ट किया है? सामख्या सपोर्ट Satvarada in the view that the effect exists in the cause prior to manifestation. It is a theory of causation. ये किसकी थ्योरी है? causation की थ्योरी है। ओके, इतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से स्कूल ने कौन सी नॉलेज को एक्सेप्ट किया है। ओके, with next one is which type of inference means anumana is used when both presence and absence of the middle term. सो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसमें वो प्रेजेंस भी है और एब्सेंस, मतलब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। सो मूव टू द आंसर। अन्याय वैत्रिकी, अन्याय वैत्रिकी मीन्स, अन्याय वैत्रिकी अनुमाना इज द मोस्ट कॉमन एंड द रिलायबल टाइप ऑफ इन्फ्रेंस इन इंडियन लॉजिक। इट इन्वॉल्व्स, अन्याय मीन्स पॉजिटिव वेयर द प्रेजेंस ऑफ हेतु, जहाँ पे कि हेतु की प्रेजेंस है, ओके, कंक्लूजन के साथ, और वैत्रिकी मीन्स नेगेटिव, जहाँ पे कि एब्सेंस है, हेतु इज ऑलवेज अकम्पनीड। और हमसे क्या पूछा गया कि दोनों एब्सेंट भी है और प्रेजेंट भी है, तो वो है अन्व्याय वैत्रिकी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम आ गए हैं रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन पे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन कैटेगरिकल लॉजिक द प्रपोजिशन नो डॉग्स आर कैट्स, एक प्रपोजिशन है ये, नो डॉग्स आर कैट इज ऑफ विच फॉर्म, किस फॉर्म का है ये? देखिए ये चार होते हैं, आई को, ओके, ये ऑल होता है, ओके, ऑल, नो, सम, सम नॉट। ये ऑल और नो ये क्या होंगे हमारे? यूनिवर्सल, मतलब ये यूनिवर्सल है, ये पूरा है अपने आप में 100%। यूनिवर्सल मीन्स 100%। ये क्या है? पर्टिकुलर, मतलब यहाँ पे 100% नहीं है,
यहाँ पे 100% नहीं है। ऑल एंड सम ये पॉजिटिव है, एंड नो एंड सम नॉट साफ दिख रहा है ये नेगेटिव है। तो अब आपको बताना है कि नो डॉग्स आर कैट मीन्स नो के बारे में बात हो रही है, नो डॉग्स आर कैट, तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल है और साथ में क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव एंड यूनिवर्सल, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी यूनिवर्सल नेगेटिव। देखिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ। यूनिवर्सल नेगेटिव, इट डिनाइज द रिलेशनशिप, ये डिनाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द मेंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैलेसी इज कमिटेड इन द आर्गुमेंट, इसमें कौन सी फैलेसी दी गई है आपको बताना है। देखिए हमारी जो फैलेसी होती हैं वो टू टाइप से होती हैं, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। ओके, फॉर्मल में क्या होता है कि जब हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओके, और यहाँ पर हम इसके कंटेंट की बात करते हैं। जब किसी भी आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में गड़बड़ है, ठीक है, तो वो क्या होगी, फॉर्मल फैलेसी। और जब उसके कंटेंट की बात आती है कि वो ट्रू है या नहीं, और अगर वो ट्रू नहीं होती है तो वो हमारी कौन सी फैलेसी आ जाती है, इनफॉर्मल। तो हमें यहाँ पे फैलेसी बतानी है कि कौन सी, यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम, तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हो क्योंकि वो पुअर है और अनएजुकेटेड है, मतलब कि तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वो गरीब और पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये कौन सी फैलेसी होगी, स्ट्रोमैन, एड होमिनम, फॉल्स कॉज, अपील टू पिटी, आपको आंसर बताना है। देखिए फैलेसी से क्वेश्चन जरूर आता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल फैलेसी, आपको फैलेसीज तो सारी पढ़ के जानी है। ओके, सो द आंसर इज एड होमिनम। एड होमिनम वो फैलेसी होती है जब हम किसी भी इंसान पर पर्सनली अटैक करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बैकग्राउंड, उसके अपीयरेंस को देखकर। तो यहाँ क्या अटैक किया जा रहा है कि वो गरीब है और अनएजुकेटेड है, तो उस पर पर्सनली अटैक किया जा रहा है। ओके, तो रेदर देन एड्रेसिंग द आर्ग्यूमेंट और इशू। ओके, so the answer is B. Move to the next question. Third, the contradictory of universal affirmative all SRP. आपको इसका contradictory बताना है। अभी मैंने आपको बताया था A, E, I, O, यहाँ all, no, some, some not. ओके, तो हमें क्या किसका बताना है, A का। कॉन्ट्राडिक्टरी कौन से होते हैं, ये ए का कॉन्ट्राडिक्टरी ओ होगा, ई का कॉन्ट्राडिक्टरी आई होगा। ओके, और आई का ई होगा कॉन्ट्राडिक्टरी और ए का ओ होगा। तो हमें पूछा गया है ऑल एस आर पी, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए आप। तो ए का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, ओ, सम एस आर नॉट पी, सो द आंसर इज बी। सी, ओ, सम एस आर नॉट पी, ए एंड ओ आर कॉन्ट्राडिक्टरीज होते हैं, दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, वो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं, एक बार को फॉल्स हो सकते हैं। ओके, दे कैन नॉट बी ट्रू एंड कैन नॉट बी बोथ, सॉरी, वो ट्रू भी नहीं हो सकते हैं और फॉल्स भी नहीं हो सकते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट कैन बोथ बी फॉल्स, दो स्टेटमेंट बताइए जो साथ में ट्रू नहीं हो सकते हैं बट कैन बोथ बी फॉल्स, फॉल्स जरूर हो सकते हैं। ओके, आपको इसका आंसर बताना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन होते हैं इसमें, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, मैं आपको बताती हूँ, सॉरी, यस, यहाँ होगा ऑल, यहाँ होगा नो, सम और सम नॉट। ये जो रिलेशन बनेगा ये कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, ये जो रिलेशन होगा ये होगा कॉन्ट्राडिक्टरी। ए और ई का जो रिलेशन बनेगा वो होगा कॉन्ट्रेरी। ओके, ए और ई का जो रिलेशन बनेगा वो होगा कॉन्ट्रेरी। आई और ओ का जो रिलेशन बनेगा वो होगा सब कॉन्ट्रेरी। ए एंड आई एंड ई एंड ओ का जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा सब ऑल्टर्न। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से दो रिलेशंस हैं जिसमें कि दो स्टेटमेंट कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट कैन बोथ बी फॉल्स, सही नहीं हो सकते हैं बट फॉल्स हो सकते हैं।
देखिए ये दोनों 100% हैं, तो जब दोनों 100% हैं तो या तो ऑल या फिर नो, तो दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ये होंगे कॉन्ट्ररीज। सो द आंसर इज A and E contraries. A and E cannot both be true but may both be false if, for example, some S are P. Okay. Move to the next question. Which of the following is a formal fallacy? मैंने आपको अभी बताया था फॉर्मल फैलेसी और इनफॉर्मल फैलेसी के बीच का डिफरेंस। फॉर्मल फैलेसी क्या होती है? जब स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो, और इनफॉर्मल फैलेसी कब होती है? जब उसके कंटेंट में प्रॉब्लम होती है। तो अपील टू अथॉरिटी, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, बैगिंग द क्वेश्चन, रेड हियरिंग, एक है जो फॉर्मल फैलेसी है। इसमें आप कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर लिख सकते हैं। ओके, सो ये जो सारी हैं, अपील टू अथॉरिटी, आप अपनी अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, बेगिंग द क्वेश्चन, रेड हियरिंग, रंगे हाथ पकड़ना, तो ये सारे इनफॉर्मल फैलेसी के एग्जाम, ये सारी क्या हैं? इनफॉर्मल फैलेसी हैं, और ये फॉर्मल फैलेसी है। ओके, so the answer is A, affirming the consequent. Move to the next question. What is the subject term in the proposition all poets are sensitive? इसमें आपको सब्जेक्ट बताना है, बहुत ईजी। देखिए हर एक जो स्टेटमेंट होता है उसमें सब्जेक्ट होता है। ओके, और सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, और कोपुला होता है। कोपुला होता है जो दो टर्म्स को ऐड करता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट जो हम बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा यहाँ पर? पोएट्स। पोएट्स क्या होंगे? सब्जेक्ट। सेंसिटिव प्रेडिकेट होगा, और हमारी कोपला क्या होगी? ऑल। ऑल मीन्स पॉजिटिव। सो द आंसर इज, हमसे यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में पूछा है, तो आंसर इज पोएट। Poet. Explanation: poets is the subject, sensitive is the predicate. Move to the next question. The argument all A are B, all B are C, therefore all A are C. यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दी हुई है कि all A are B, सारे A B हैं, सारे A B हैं। फिर कहा है कि सारे B C हैं, और उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाला है, ये हमारा प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2, कंक्लूजन निकाला है कि ऑल ए आर सी। तो ये हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? जब जिसमें मेजर और माइनर दोनों में मिडिल टर्म आती है, और उसके बाद मिडिल टर्म हमारी किस में नहीं आती है? कंक्लूजन में नहीं आती है। ओके, तो ये कौन सा होगा? वैलिड डिडक्टिव, इनवैलिड डिडक्टिव, स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव, या एनालॉजिकल? डिडक्टिव, मुझे आप उम्मीद है आपको पता होगा कि डिडक्टिव क्या होता है, जो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, ये होता है डिडक्टिव। और इंडक्टिव क्या होता है? जब पर्टिकुलर से आप जनरल की तरफ जाते हैं। जनरल टू पर्टिकुलर मीन्स आपके पास कोई ऑलरेडी थ्योरी बनी बनाई है, बस आप उसको टेस्ट कर रहे हो। पर्टिकुलर टू जनरल मीन्स आप थ्योरी बना रहे हो। ठीक है, सो द आंसर इज, इट इज़ वैलिड डिडक्टिव। ये क्या है? वैलिड डिडक्टिव है। इट फॉलोज द सिलॉजिस्टिक स्ट्रक्चर लॉजिकली फ्रॉम प्रीमाइस टू कंक्लूजन। ये हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने भी आपको बताया था, प्रीमाइस से कंक्लूजन पे। ओके, और ये डिडक्टिव क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर चीज़ें सी ऑल लगा हुआ है, मीन्स यूनिवर्सल है वो। ओके, सेकेंड 8th क्वेश्चन, इन द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन द सबऑल्टर्न ऑफ अ यूनिवर्सल नेगेटिव। सबऑल्टर्न मैंने अभी आपको बताया था, सबऑल्टर्न क्या होते हैं? ए, ई। देखिए इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो आपको ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए। ओके, देखिए ये जो रिलेशन बनाता है, ये क्या बताया था मैंने? कॉन्ट्रेरी बताया था। ये क्या बताया था? कॉन्ट्रेरी। ये क्या था? कॉन्ट्राडिक्टरी। ये क्या था? सब कॉन्ट्रेरी। और ये क्या था? सब ऑल्टर्न। तो यहाँ पे ई का पूछा है, तो ई का सब ऑल्टर्न क्या होगा? ई का सब ऑल्टर्न क्या होगा? ओ। सम एस आर नॉट पी। सो द आंसर इज सी, सम एस आर नॉट पी। Move to the next question. Second last question. What is the fallacy in this argument? अब इसमें आपको fallacy बतानी है।
द इकोनॉमी इज़ इम्प्रूविंग, देखो इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। बिकॉज द स्टार्स अलाइन फेवरेबली दिस मंथ, कि आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे चल रहे हैं इसलिए इकोनॉमी इम्प्रूव हो गई है। क्या ये ठीक है? इसका कॉज जो रीज़न दिया गया है वो ठीक है? चेक कीजिए आपकी इसमें कौन सी फैलेसी है। ओके, आपको बताना है। मूव टू द आंसर। द आंसर इज नॉन कॉजा प्रो कॉजा। नॉन कॉजा प्रो कॉजा मीन्स, ये कॉजा वर्ड आ रहा है ना, मीन्स ये किससे रिलेटेड है? कॉज से। जो उसका कॉज, जो उसकी वजह दी हुई है कि स्टार अलाइनिंग हैज़ नो कॉजल कनेक्शन विद द इकोनॉमी। इकोनॉमी का हमारे नक्षत्र, ग्रह नक्षत्रों से क्या, सितारों से क्या लेना देना। ओके, सो ये क्या है? नॉन कॉजा प्रो कॉजा। ओके, आपको फेलिसीज, सिलॉजिज्म, ये सब कुछ बहुत अच्छे से करके जाना है। ओके, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट स्टेट द पॉइंट बीइंग प्रूव। वो कौन सा पार्ट होता है जो प्रूव कर, ये स्टेट करता है कि ये प्रूव हो चुका है। आपको बताना है। प्रीमाइस, कंक्लूजन, अजम्पशन या फिर एनालॉगी। गिव मी द आंसर। देखिए, कंक्लूजन, कंक्लूजन हमें एक्सप्लेन करता है। कंक्लूजन इज द स्टेटमेंट जो कि आर्ग्यूमेंट एम्स टू एस्टेब्लिश। ओके, जो हम प्रूव करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रूव हो गया है। ओके, तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। देखिए, आपको यूट्यूब पे अगर देखेंगे तो आपको टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट इंडियन लॉजिक एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो मुझे उम्मीद है 5 क्वेश्चंस में आपके 4 तो पक्के ही हो जाएंगे इनसे। ओके, लेकिन आपको फैलेसी, सिलॉजिज्म, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँ। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच। और आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।